गुड डे डियर फ्रेंड्स, प्यारे साथियों। अभी तक हमने फोर्स की जो भी स्टडी करी है, फोर्स को जो समझने का प्रयास किया है, उसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है। क्या? एक तो व्हाट इज इनर्शिया, जो कि हमारे लास्ट वीडियो का टॉपिक था। इनर्शिया या मास का जो आपस का रिलेशन है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। 11th क्लास वाले पार्ट में तो आप मास को वैसा भी समझ सकते हैं जैसा अपन 9th 10th से या 6th 7th या अर्ली एज में जो समझ रहे थे, मैटर लाइक समथिंग। ऑल्दो वो गलत है, बिकॉज मेजरमेंट ऑफ, जब अपन मैटर करते हैं, अमाउंट ऑफ समथिंग ढूंढते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मोल। वो एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है और वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ये आप सब लोग जानते हैं। तो इसको प्लीज मास को मैटर के साथ मिक्स ना कीजिए। ये वाला डेफिनेशन 12th क्लास के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम पढ़ते हैं कि मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, और इनर्शिया जीरो भी हो सकता है और इनर्शिया इनफाइनाइट किस तरह से होगा, थ्योरेटिकली पॉसिबल है नहीं पॉसिबल, वो एक अलग बात है। दूसरा कॉन्सेप्ट है फोर्स का। फोर्स इज एन इंटरैक्शन। इंटरैक्शन इज ऑलवेज बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। दो ही लोगों के बीच का इंटरैक्शन पॉसिबल है। अगर आपके पास सिस्टम में दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट हैं, दो से ज्यादा बॉडीज हैं, दो से ज्यादा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो आपको हमेशा इंटरैक्शन वन 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 यानी कि एक एक सेट बना के लेना पड़ेगा, पेयर बना के लेना पड़ेगा। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये दो बातें क्लियर हो गई और इसी से हमने न्यूटन्स के दो लॉ पढ़ लिए हैं। अब अपन जो बात करते हैं वो थोड़ा सा अब न्यूमेरिकल्स की तरफ या फॉर्मूले की तरफ जाते हैं हम। इससे पहले हमारी जो स्टडी है वो है इक्वेशन ऑफ मोशंस की। और आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो तब ही अप्लाई होती है जब हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बच्चों हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज डी वी बाय डी टी, एंड दैट इज आवर एक्सेलरेशन। As we know कि this is a physical quantity which is have the direction as well as magnitude, and also they are added with some specific rule of addition that is called vector law of addition. इनको जोड़ने के लिए हमको कुछ और भी चाहिए, है ना? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं इसको हम। तो एक बहुत सिंपल सी बात याद रखना, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड, है ना? कई बार ऐसा बोलते हैं कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी है जो कि हर सेकंड में चेंज हो रही है विद ए रेट 5 मीटर पर सेकंड। तो कुछ लोग सिर्फ ये पढ़ते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। व्हाट आई से कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड विच इज चेंजिंग, विच इज चेंजिंग इन ईच सेकंड। अब इन ईच सेकंड का क्या मतलब हो गया कि दिस टर्म इज द एक्सेलरेशन, 5 मीटर पर सेकंड इन पर सेकंड। तो बस ये आपको पता होना चाहिए व्हाट आई सेइंग। दूसरी बात, इफ ए पार्टिकल इज मूविंग अदर देन स्ट्रेट लाइन, जैसे अगर कोई पार्टिकल सीधे जा रहा है, ओके, मुझे नहीं पता इसके साथ एक्सेलरेशन है या नहीं, बट अगर वो स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ भी हो गया, इसका मतलब हो गया कि इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए एक्सेलरेशन कैन नॉट बी जीरो। बट अगर कोई यहाँ बोलता है कि इस वाले पार्ट के लिए बताओ, तो यू कैन से कि एक्सेलरेशन कैन बी जीरो और कैन नॉट बी जीरो। अभी तक की इंफॉर्मेशन से हमको नहीं पता चलेगा, बट अगर कोई इसमें आपको और ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे कि यहाँ पर स्पीड है v1 और ये स्पीड है v2 एंड विच इज़ नॉट एग्जैक्टली v1, सो इसके बाद ही हम ये कमिट कर पाएंगे कि डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड चेंज है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है बट इसको नोट डाउन करना चाहिए। ए पार्टिकल, मैं पार्टिकल बोल रहा हूँ, हम इसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोल सकते हैं, बॉडी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, इज मूविंग अदर देन स्ट्रेट लाइन, अदर देन स्ट्रेट लाइन। अदर देन स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया डायरेक्शन चेंज हो गई। अदर देन स्ट्रेट लाइन, इट मस्ट हैव
सम फोर्स, यानी कोई है जिसने इस पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश की और कुछ एक्सचेंज करने का प्रयास किया, और उस एक्सचेंज से इस पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हो गया। मुझे नहीं पता कि इस समय वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं है, बट ये वाली बात मैं किस कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ, वेक्टर की इंफॉर्मेशन से। आपको पता है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो एक आता है उसका मैग्नीट्यूड और एक आता है उसका डायरेक्शन। ये जो टर्म है ये ओनली डायरेक्शन बताता है, ओनली डायरेक्शन जिसका मैग्नीट्यूड खुद का क्या है, 1। क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज यूनिट वेक्टर। ये वाला टर्म है ये उसका मैग्नीट्यूड बताता है, और ये तो आपको वेक्टर जैसा मैंने बताया वो है ही। अगर इसमें से r का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मतलब स्पीड चेंज हो रहा है जैसे हमने बोला, तो भी इसका मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो r चेंज हो गया। तो वेलोसिटी का चेंज किसी भी तरीके से हो, वेलोसिटी चेंज का मतलब ही यही हो गया। अब जैसा मैंने बोला कि हमको सेकंड लॉ एस्टेब्लिश करना है ना, अपनी कोशिश तो फोर्स की है, पर आपको सारे डिस्कशन में याद रखना चाहिए कि वी आर डिस्कसिंग द फोर्स। व्हाट इज फोर्स? Force is the rate of change of velocity। बोले ये तो एक्सेलरेशन था। हाँ, ऑब्वियसली। अब यहाँ पर क्या है, हर पार्टिकल के पास एक ही जैसा फोर्स लगने से एक जैसा चेंज नहीं होता। इसके लिए हम एक टर्म डिफाइन करके आए थे लास्ट ही वीडियो में। इसमें मैंने बोला था मास, मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप यहाँ पर क्या लेके चलती हो इसके साथ, एम। और ये जो एम और वी का प्रोडक्ट है ना, इसको अपन एक बहुत ही सुंदर सा नाम देते हैं, दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम क्या मीनिंग क्या है मोमेंटम का? तो मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन। इफ ए पार्टिकल इज मूविंग and you want to know what is its velocity, what is its speed, कैसे पता चलेगा? सोचो आप। बहुत सिंपल सा एग्जांपल पूछता हूँ, हवा फ्लो कर रही है, बह रही है ना, और आपको ये देखना है कि हवा बह रही है, पता करना है। आप एक ग्लास की कैबिन में हो, मतलब आपको हवा का टच नहीं है, बट आपको ही पता करना है हवा बह रही है। तो आप कैसे आइडिया लगाते हो हवा का? हम आसपास देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं, कर्टेन देखते हैं, ऐसी चीजें देखते हैं जो आराम से हिल सकती है विद द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर, हवा के दबाव के कारण जो बल लगता है। बट मान लो ऐसी जगह है जहां पर आसपास कोई मूवेबल ऑब्जेक्ट नहीं है, ना आसपास कोई पेड़ है, भगवान ना करे ऐसी कोई कंडीशन हमारे आसपास आए, तो आपको कभी भी हवा के होने का एहसास नहीं होगा, आपको दिखाई ही नहीं देगा फोर्स का इफेक्ट। समझ रहे हैं बात को? फोर्स का इफेक्ट देखने के लिए वहां पर वेलोसिटी का चेंज होना चाहिए, और वेलोसिटी का चेंज जैसे मैंने बोला, सम लाइट ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जो इजीली हिल डुल सकते हैं। अगर आप किसी कंक्रीट के जंगल में, यानी कि बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में खड़े हो तो भी नहीं पता चलेगा। हाँ, अगर किसी फ्लैट में कपड़े सूख रहे हैं तो वो हो सकता है हवा के साथ आना जाना बता सके। तो इसीलिए जब मैं मोमेंटम डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ तो मैं बोलता हूँ इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन। यानी कि आप कभी भी वेलोसिटी अकेले से क्वांटिटी को नहीं जज कर सकते। इसीलिए p को हमने डिफाइन किया है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और चूंकि वेलोसिटी वेक्टर है तो मोमेंटम भी वेक्टर है। ठीक है, मान लो मैं आपको सिर्फ इतना मेरा हाथ दिख रहा है और कोई बॉल आई है ना, और आपने ये देखा कि मैंने बॉल को ऐसे रोक लिया, तो आप क्या आइडिया लगा सकते हो? दो, या तो आप सोचोगे कि मैं स्ट्रांग हूँ, ठीक है, तो आप मेरे बारे में नहीं जानते तो आप ये आइडिया लगाओगे कि बॉल धीरे आई होगी। बट मान लो इसके बाद अगला इफेक्ट देखा आपने,
आपने देखा कि बॉल को कैच करने के लिए मेरे को हाथ को पीछे ले जाना पड़ा ऐसे। तो अब हमने क्या इफेक्ट नोट किया? हमने इफेक्ट नोट किया कि बॉल की वेलोसिटी ज्यादा रही होगी। ज्यादा रही होगी तो m इंटू वी ज्यादा है ना। वही बॉल आई है, उसी बॉल को मैंने आके पहले रोक लिया ऐसे। इसका मतलब m का इफेक्ट नहीं आ रहा अगली बार। इफेक्ट किसका आ रहा है? v का। बट वो किसके साथ में आ रहा है? m के साथ में। तो यहां से ये बहुत ही सुंदर टर्म इंट्रोड्यूस होता है मैकेनिक्स में। तो अपन ओवरऑल इसकी यूनिट बोलते हैं केजी मीटर पर सेकेंड। बट मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इन सारे वीडियोस का एम आपको थियोरेटिकली डेवलप करना है, थियोरेटिकली मेजर स्मार्ट बनाने की कोशिश है मेरी। कि आप एमवी को वो समझो जिसको बनाने वालों ने सोचा होगा, ना कि जस्ट एक फॉर्मूला, है ना। हम इसको जस्ट ऐसे लेके नहीं चल रहे कि बस सीधे सीधे एमवी हो गया मूवमेंट। मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्योंकि ये सारी क्वांटिटी जब फिजिकल क्वांटिटी जो है मॉडर्न फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में जाती है ना, तो अपना एक नया रूप, सुंदर रूप, एक्चुअली जिसके लिए बने थे वो रूप लेके आ जाती है। तो अगर किसी बॉल या क्रिकेट बॉल की अपन ने बात करी, इसका कोई मास है और वो मूव कर रहा है, सपोज ये 100 ग्राम की बॉल है आपकी और इसके पास स्पीड है 200 मीटर पर सेकेंड, तो जिस वजह से ये आपको चोट पहुंचाएगी, अगर पहुंचाएगी या हाथ में झटका देगी, वो क्या है इसका मोमेंटम। 0.1 इंटू 200, दैट इज 20 kg मीटर पर सेकेंड। ये मैंने इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया, सिंपल सी बात। बट आपने देखा मैंने फोर्स में क्या लिखा? खाली मोमेंटम नहीं। मैंने इस एग्जांपल में क्या समझाया? खाली उस मोमेंटम को नहीं, मैंने कहा उस बॉल के पास कुछ मोमेंटम था, कुछ मोमेंटम था जिस मोमेंटम को वो कैरी करके आ रही थी और मैंने उसको रोक लिया। मींस इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? जीरो। जितना मुझे रोकने में कम टाइम लगा या ज्यादा टाइम लगा, वो टर्म डिफाइन करता है कि मेरे को अपने हाथ पे कितना झटका लगा, कितना उसने कुछ ट्रांसफर किया बॉल ने। कहाँ पे? मेरे हाथ में। मेरे हाथ के कुछ टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं। कई बार आपने क्रिकेट पे देखा होगा, बॉल ऐसे लगी अभी प्लेयर के किसी के, तो यहाँ पर लगती है। तो यहाँ लगते ही चूंकि ये बहुत ज्यादा एक बोन आती है ना यहाँ पे, तो सीधे कांटेक्ट हुआ और ब्लड आने लग गया। उस ब्लड का इफेक्ट ये कि आंख बंद होने लग जाती है। आई वांट टू से कि यहाँ पर मोमेंटम जो ट्रांसफर हो रहा है वो एक्चुअली क्या है? वो है चेंज इन मोमेंटम। तो इसीलिए हम फोर्स को जब डिफाइन करते हैं, चेंज इन मोमेंटम। मजेदार बात ये कि कोई भी चेंज विदाउट टाइम नहीं होता। हम चाहें न चाहें, टाइम तो साथ आएगा ही आएगा। दैट्स वाई फोर्स इज बैटरली डिफाइंड एज, प्रीशियसली डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। इस प्रोपोर्शनलिटी वाले साइन को जब हम हटाते हैं, तो अभी हम समझने के लिए इसके मैग्नीट्यूड को, इस कांस्टेंट के मैग्नीट्यूड को 1 ले लेते हैं। ऐसा हो सकता है आगे की क्लासेस में जब आपको फोर्स को और इन डेप्थ पढ़ना हो, बीएससी एमएससी की बात नहीं कर रहे, थोड़ा सा और ऊपर चले जाएं या आप इंजीनियरिंग करें, मैकेनिकल्स पढ़ रहे हैं, तो आपको ये वाला टर्म और भी इलोबोरेट किया जाएगा। ठीक है। फोर्स इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, देखो खाली डेफिनेशन रटना नहीं है। फोर्स इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी कि बॉल को रोकने में। अब मैंने क्या कहा? मान लो मैंने इस बॉल को यहीं रोक लिया इमीडिएटली, तो डेल्टा टी, टाइम ड्यूरेशन इज वेरी स्मॉल। ओके, टाइम का ड्यूरेशन स्मॉल हो गया, डेल्टा भी तो उतना ही ट्रांसफर हुआ जितना आ रहा था। सपोज 20 है, ये 100 ग्राम की बॉल है, 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है, तो कितना हो गया ये? 20। 20 का फोर्स है ये, है ना। 20 kg मीटर पर सेकंड, और इसको रोकने में मेरे को लगा 1 सेकेंड या 2 सेकेंड या 5 सेकेंड या 0.1 सेकेंड।
आप नोट करो, मैं जिसको भी छोटा करता जा रहा हूँ या वेरी कर रहा हूँ वो ये वाला टर्म है। न्यूमरेटर तो मैंने कितना बोला, दैट इज 20। अगर यहाँ पर मैंने लिखा 0.1 तो ये हो गया 200 न्यूटन फोर्स का यूनिट। अगर ये है 20 और ये है 1 तो ये हो गया 20 न्यूटन। अब आप कंपेयर करो, अगर 0.1 सेकेंड लगा है रोकने में तो इसका मतलब 10 टाइम्स फोर्स ज्यादा हो गया। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कि अगर फोर्स आपने अप्लाई करा तो इसका क्या मतलब है कि सेम चेंज ऑफ मोमेंटम अकर इन ए वेरी स्मॉल टाइम। और जब ये टाइम ड्यूरेशन बहुत छोटा हो जाता है ना तो हमको कैलकुलस नाम के टूल का हेल्प लेना पड़ता है। दिस रिलेशन बिकम dp बाय dt। जिनको ये फॉर्मूला अभी तक नहीं पता है वो इस पे ना जाएं, उतना ही समझे जहां तक है, क्योंकि ये जनरल डिस्कशन है फॉर 9th क्लास 10th क्लास। और अगर कोई 6th 8th 9th का स्टूडेंट भी इसको देख रहा है तो उसको भी ये रिलेशन आना चाहिए। 9 10 तक के लिए ये मोर देन सफिशिएंट रिलेशन है, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। और 11th 12th में हम जिसको पढ़ते हैं तो एफ इज डिफाइन एज डीपी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। दोनों एक ही बात है हमारे लिए, बट जब अपन और थोड़ा सा आगे जाते हैं तो फिर ये ट्रू होने लग जाता है फॉर 11th ऑनवर्ड, आगे की क्लास के लिए। तो आई थिंक अब आपको न्यूटन के तीनों लॉ पता चल गए। थर्ड, रिवर्स ऑर्डर में चले। एक्शन रिएक्शन, फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर, हमेशा इंटरैक्टिंग पार्टिकल दो होने चाहिए। देयर इज एक्सचेंज ऑफ समथिंग, एक पार्टिकल दूसरे पे फोर्स लगाएगा तो दूसरा वाला भी इमीडिएटली एट द सेम इंस्टेंट विदाउट टेकिंग टाइम उस पर फोर्स लगाएगा, है ना? तो एक्शन रिएक्शन पेयर बने। कौन पहले आएगा, एक्शन या रिएक्शन, ऐसा कोई रूल नहीं है। दोनों एक साथ आते हैं तो एक साथ जाते हैं। 2 - 1 यहाँ पे 0, एक्चुअली 1 ही है। एक ही फोर्स है, मैंने समझाया था। एक्स ने वाई को 10 रुपीज दिए तो वाई ने एक्स से 10 रुपीज लिए। तो मार्केट में 10 रुपीज की ही बात हो रही है ना? एक फर्स्ट लॉ मैंने बताया, दैट इज डिफाइन द इनर्शिया, मास द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। एनी बॉडी डजंट वांट टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, रेस्ट नहीं बोलते, स्टेट ऑफ मोशन, अनलेस until an external force is applied on it। और ये जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट गिव्स द क्वालिटेटिव, नहीं क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव तो पहला वाला बता रहा है। सेकंड लॉ जो अभी हम यहाँ देख रहे हैं ये हमको क्या देता है, फोर्स का क्वांटिटेटिव। क्या देता है ये, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्या होता है, जो सीनियर टीचर्स होते हैं ना उनको ऐसा लगता है कि नए बच्चों को कॉन्सेप्ट में फंसाओ। तो यहाँ मेरी कोशिश उसी ब्रिज को पूरा करने की है, मतलब ब्रिज बनने की। एक गैप जो है कि थ्योरी में प्रैक्टिकल में आपका प्रैक्टिकल सेंस बहुत ज़्यादा है। हमारे पुराने ओल्ड अगर स्टूडेंट से कंपेयर करें तो नई जनरेशन के बच्चों का प्रैक्टिकल सेंस, आसपास की चीज़ों को देखने का जो व्यू है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। बस एक ही छोटा सा प्रॉब्लम अटक रहा है, वो है हमने टैक्स नहीं पढ़ते। तो अगर आप इन कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हो, खाली वीडियोस को 10-10 15-15 मिनट के देख लो, बहुत छोटे हैं, 20 मिनट मैक्सिमम, तो आपको सिर्फ इनका एक आइडिया होने लग जाएगा। और इसको दोबारा नहीं देखना है, इसको हजम करके ख़त्म कर लेना है, बस एक बार आपने पढ़ लिया तो ओके। इसके आगे की क्लास में हम इसका न्यूमेरिकल अप्रोच लाने की कोशिश करेंगे और कैसे ये कॉन्सेप्ट, फोर्स का कॉन्सेप्ट बड़ा होता जाता है। ओके, आई होप कि आप इसको एंजॉय कर रहे हैं। अगर कोई भी सजेशन हो, आपको लगता है कि इसमें और ज़्यादा थ्योरी रिक्वायर्ड है, तो आप प्लीज़ बताइए। थैंक यू।